नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। दोस्तों, यह जो वीडियो है वो बीपीएससी मिडिल क्लास हिस्ट्री, टीजीटी एवं पीजीटी के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत चीन पंचशील संधि पत्र को कब हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत चीन पंचशील संधि पत्र को हस्ताक्षर 1954 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना लालचंद्र और यूएन मुखर्जी ने दोनों ने मिलकर की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जिसके नेतृत्व में गठित की गई थी वो कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में गठित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान बनाने का विचार का प्रथम प्रणेता सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था, नारायण बोस ने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था या देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो बहिष्कृत भारत पत्रिका को आरंभ करवाए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए। जैसे कि केंद्र दिया हुआ है और उनका नेता दिया हुआ है 1857 की क्रांति के। तो इसमें नाना साहब का जो संबंध था वो कहाँ से था? नवाब हमीद अली खां का जो संबंध था वो कहाँ से था? मौलवी हमदुल्ला खां का जो संबंध था वो कहाँ से था? और मनीराम दीवान जो थे इनका संबंध कहाँ से था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कूट नंबर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कूट नंबर सी, यानी कि नाना साहब का संबंध जो था वो कहाँ से था? कानपुर से था। ये सबको पता है नाना साहब का संबंध कहाँ से था? कानपुर से था, क्योंकि वो नाना साहब को अंग्रेजों ने कानपुर निर्वासित कर दिया था पेंशन देके, यानी कि नाना साहब का संबंध कानपुर से था, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा। और नवाब हमीद अली खां का जो संबंध था वो कहाँ से था? वो दिल्ली से था। और मौलवी अहमदुल्ला खां का जो संबंध था वो था आपका अवध से। और मनी राम दीवान का जो संबंध था वो था आपका आसाम से, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कूट नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुमित सरकार, रोमिला थापर और AR देसाई जो है ये वामपंथी इतिहासकार हैं, लेकिन RC मजूमदार जो है ये एंशियंट हिस्ट्री के इतिहासकार हैं, ये वामपंथी इतिहासकार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम बार किस वर्ष में ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था? तो या 1921 में एक साथ हुआ था, या 1922 में एक साथ हुआ था, या 1923 में हुआ था, या 1924 में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम बार 1922 में ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना किया था वो था लॉर्ड वेलेस्ली, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त
कब से प्रारंभ हुआ था, या फिर बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो था उसमें अंग्रेजों का समर्थन करने वाला जो कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था इससे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना स्पेस से हुई थी, यानी कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट से हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 के विनियामक एक्ट के थ्रू हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। तो इसका जो अधिनियम था वो था आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो था, इसके तहत आईसीएस का परीक्षा प्रथम बार इलाहाबाद में कंडक्ट करवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नांकित में से मद्रास का वह कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मैंगलोर की संधि की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मैकार्टनी जो था उसने मद्रास का गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मैंगलोर का संधि किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड मेयो जो था वो पहली बार जनगणना के कार्य का आरंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसल आई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में 17वीं शताब्दी में तंबाकू और मक्का जो है ये नई फसल आई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। शंकराचार्य को, माधवाचार्य को, या निम्बकाचार्य को, या रामानुजाचार्य को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किताबुल हिंद के रचयिता कौन है। इसामी हैं, इब्न बतूता हैं, अलबरूनी हैं, या उत्बी हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किताबुल हिंद के जो रचयिता हैं वो कौन है, अलबरूनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुर्की जनजातियों में गुज, सेजलुक और करलुक जो है वो शामिल है, लेकिन संसवनी जो है ये तुर्की जनजाति नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, या पानीपत के तृतीय युद्ध में, इनमें से किसी ने में भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से किसी भी युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग नहीं लिया था। शेरशाह सूरी का जो मुकाबला हुआ था वो हुमायूं से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सबसे पहले अकबर ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजाहिद की उपाधि दी गई थी। तो मुजाहिद की उपाधि जो है वो सर्वप्रथम मुगल सम्राट जो था जिसको दी गई थी वो था आपका औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब को समकालीन इतिहासकारों ने पहली बार मुजाहिद की उपाधि दी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज दरबार में मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए किया जाता था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज दरबार में मीरे तुजुक जो है वो प्रमुख सचिव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रज्मनामा फारसी अनुवाद है किसका है। रामायण का, पंचतंत्र का, महाभारत का, या कथासरित सागर का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रज्मनामा जो है वो महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था। यशोभद्रा को, हरिविजय सूरी को, चंद्रप्रभा सूरी को, या पुष्पदंत को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिविजय सूरी को अकबर ने जो एक जैन आचार्य थे इनको सम्मानित किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था। जी बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने, एडवर्ड टैरी ने, निकलसन डाउंटन ने, या फ्रांसिस्को पेलसाट ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीन बैप्टिस्ट जो टैवर्नियर था वो कितने बार आया था भारत में, वो 6 बार आया था भारत में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
बलवन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए जो कारण था वो विदेशी आक्रमण का भय था, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा थी और उसका कमजोर स्वभाव था। लेकिन आंतरिक विद्रोह जो है ये इसके कारण नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजी मकबरा है? यानी कि अष्टभुजी मकबरा इसमें से कौन सा है? सिकंदर लोदी वाला, या बलवन वाला, या गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, या फिरोज शाह तुगलक का मकबरा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो अष्टभुजी मकबरा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिज्र खां जो शासक था उसके आदेश पर अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्त और लौह की नीति वाला जो बलवन था वो खुद को नायब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इलवरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पावोस और नौरोज प्रारंभ करवाया था वह कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलवन ने ही इसको स्टार्ट करवाया था। किसको? इलवरी शासक जो बलवन था इसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा करना, झुक के सलाम करना, पावोस करना सो के, या और नौरोज का जो त्यौहार होता है उसको प्रारंभ करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीर खुसरो जो है वो सितार बजाने वाले थे, यानी कि सितार वाद्य यंत्र के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामूलक वंश का था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलवन जो था वो किस वंश का था? मामूलक वंश का था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुमेलित कीजिए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को सुमेलित करना है, फिरोज शाह तुगलक को सुमेलित करना है, बलवन को सुमेलित करना है और अलाउद्दीन खिलजी को सुमेलित करना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो इसमें से संबंध है वो है कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना के लिए, और दूसरा हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक को, तो फिरोज शाह तुगलक का संबंध है उद्योग कार्यालय की स्थापना के लिए। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे बलवन के बारे में, तो बलवन का जो संबंध है वो है राज मुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान के लिए। और चौथा हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था? सही माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण करवाया था इसने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो दीवाने रिसालत ढंग से मेल मिठाकर विकल्पों में से सही विकल्प कर। दीवाने रिसालत को मिलाना है आपको, उसके बाद दीवाने कोही को मिलाना है, या दीवाने इंसा को मिलाना है, फिर दीवाने अर्ज को मिलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दीवाने रिसालत को अगर हम मिलाएं तो इसको हम मिलाएंगे धार्मिक मामलों का विभाग, यानी कि दीवाने रिसालत क्या होता था? धार्मिक मामलों का विभाग हुआ करता था। उसके बाद दीवाने कोही क्या होता था? तो दीवाने कोही एक कृषि विभाग था। दीवाने इंसा क्या था? तो दीवाने इंसा एक क्या था? पत्राचार विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था? तो दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य मामलों का विभाग था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुप्तकालीन विष्णु की बराह अवतार प्रतिमा कहाँ पे है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्तकालीन विष्णु की बराह अवतार प्रतिमा जो है वो उदयगिरी गुफा में है। कहाँ पे है? उदयगिरी गुफा में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी, कहाँ पर स्थित थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महमूद गजनवी के शासनकाल में शाही राज्य की राजधानी जो थी वो उदभांडपुर में थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख जो है वो चचनामा में मिलता है। किस में मिलता है? चचनामा में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाडू क्या था? तो नाडू जो है आपका वो एक प्रशासकीय विभाग था। नाडू क्या था? एक प्रकार प्रशासकीय विभाग था। ना ही ये चांदी का सिक्का था और ना ही संगीत का स्वर था और ना ही राजस्व अधिकारी था, यह एक प्रशासकीय विभाग था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोल शासकों की जो महानता थी वो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कि ग्रामीण लेवल पर भी इनका शासन व्यवस्था काम करता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है, यानी कि किसको हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में से कौन सा है? बस्ती, कोटावा, बयाना या फिर हाजीपुर। यहाँ पे यानी कि इन जगहों में से किस जगह पे गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बयाना में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंठ शोधन से संबंधित था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंटक शोधन का जो संबंध था वो किससे था? न्यायपालिका से था। किससे था? न्यायपालिका से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक सीमित समिति द्वारा संचालित था, जिसमें कितने सदस्य थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था वो एक समिति चलाती थी, और जिस समिति में सदस्यों की संख्या थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें 30 सदस्यों की संख्या थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष ने, वसुमित्र ने, धर्मरक्षित ने या पार्श्व ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसुमित्र ने जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। यानी कि पहले बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो की थी वो मोगालिपुत्तिस ने की थी, और दूसरे बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो सावक मीर ने की थी, और चौथे जो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है वो वसुमित्र ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष जो है वो शीलभद्र थे। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नासिक और जो कार्ले की गुफाएं हैं वो सातवाहनों के राज्य में स्थित थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैदिक काल में चिनाव नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि अस्किनी को हम क्या कहते हैं? चिनाव के नाम से। यानी कि आज का जो चिनाव है वो पहले अस्किनी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राणायणीय संहिता संबंध है, यानी कि राणायणी संहिता किससे संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणायणी संहिता जो है वो सामवेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अस्किनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है? अभी इस प्रश्न पे चर्चा हुआ है कि अस्किनी जो है वो चिनाव का प्राचीन नाम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे? चीन से, ग्रीस से, इराक से या श्रीलंका से? पुरातात्विक साक्ष्य से क्या प्रकट हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध था वो इराक से था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको कांस्य की जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन संस्थरों से किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल के प्रमाण जो है हड़प्पा कालीन संस्थरों में हमें गुजरात स्टेट से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कालीबंगा, जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो कालीबंगा है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो सोना, चांदी, तांबा के बारे में तो जानते थे लेकिन लोहा के बारे में नहीं जानते थे, यानी कि उनको लोहा के ज्ञान नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सही युग्मों को सुमेलित करना है आपको, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा को सुमेलित करना है, लोथल को सुमेलित करना है आपको, और कालीबंगा को सुमेलित करना है, और मोहनजोदाड़ो को सुमेलित करना है, यानी कि कहाँ से क्या मिला है। तो हड़प्पा से आपका जो है वो सावाधान मिला है, हड़प्पा से आपका R37 जो है सावाधान मिला है। लोथल से आपको क्या मिला हुआ है? लोथल से आपको मिला हुआ है गोदीवाड़ा। और कालीबंगा से आपको क्या मिला हुआ है? कालीबंगा से आपको मिला हुआ है जुता हुआ खेत। और मोहनजोदाड़ो से आपको मिली हुई है नर्तकी की
मूर्ति। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कूट नंबर बी, यानी कि कूट नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। पूरा पाषाण काल में किसकी जानकारी थी, मध्य पाषाण काल में किसकी जानकारी थी, नव पाषाण काल में किसकी जानकारी थी और ताम्र पाषाण काल में किसकी जानकारी थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पूरा का पाषाण काल में हमें जो जानकारी थी वो थी हमें नदी तट पे अधिवास की। पूरा पाषाण काल में नदी तट पे लोग अधिवास करते थे। मध्य पाषाण काल में लोग क्या करते थे, शैलाश्रय अधिवास इनका हो गया था। और नव पाषाण काल में क्या था, इनका गर्ता अधिवास हो गया था। और ताम्र पाषाण काल में एक ही बचा है, कच्चे और पक्के मकान इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, कामियाड़े को, रॉबर्ट्स वुडफ्रूट को, एच.डी. संकालिया को या डी. टेरा को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट्स वुडफ्रूट एक ऐसे इतिहासकार हैं जिनको भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली जो धातु थी वो क्या थी, तांबा थी। चलिए अगले प्रश्न की और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था। तो ASI द्वारा यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था, किसके नेतृत्व में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था। तो दोस्तों आज का था हमारा ये प्रैक्टिस नंबर 1 हिस्ट्री TGT और हिस्ट्री PGT और मिडिल क्लास BPSC के लिए और यूपी TGT PGT हिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। अगर आप इसके अलावा भी आपको लगभग 9 और 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर लेते हैं तो संभवतः आपके पेपर निकलने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। चलिए धन्यवाद।